जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कोठारी कमीशन के बारे में। इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिकली डीएस कोठारी थे कौन। जैसे कि हम यहाँ पे इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। ये बेसिकली साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है। तो इनको सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया गया था ताकि ये एजुकेशन को और बेहतर बना सके, या फिर उनको बेहतर बनाने में का प्रपोजल दे सके। तो इसके लिए बेसिकली अमेरिकन, रशियन और यूनेस्को के बहुत सारे साइंटिस्ट को बुलाया गया और उन्हें उस कोठारी कमीशन में इंक्लूड किया गया ताकि वो ऐसे सुझाव दे सके ताकि जिससे भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। राधाकृष्णन कमीशन में बहुत सारी क्रिटिसिज्म थी, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। उसके पीछे रीज़न ये था कि उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन लगा दिए थे जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा चुका था राधाकृष्णन कमीशन को, जिसके वजह से वो चाहते थे कि एक ऐसा फ्लेक्सिबल रूल रेगुलेशन क्रिएट किया जा सके जो कि समय समय के अगर अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता हो, और एक ऐसा फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क हो जिसे टाइम आने पर चेंज किया जा सकता हो। तो इन्हीं की कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग के बाद कोठारी कमीशन जब कंडक्ट की गई, उन्होंने जो प्रपोज़ल दिया है उनके प्रपोज़ल के बाद ही 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। तो हम ये देखते हैं कि कोठारी का बेसिकली डीएस कोठारी ने ऐसी कौन कौन सी ऐसे प्रपोजल दिए जिस चीज़ को 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया गया। पहला है कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर 14 ईयर्स ओल्ड, जो कि आज भी है कि 14 साल के बच्चों तक को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट माना जा सकता है, ठीक है। माना जाता है क्या, माना जा सकता है क्या, माना है, ठीक है। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला का उन्होंने बात की। उन्होंने कहा इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज को प्रेफर किया जाना चाहिए। तीसरा जो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय चाहे जितना भी हो, उसका 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए, तभी एजुकेशन को बेटर बनाया जा सकता है। ये बेसिकली 1964 में कहा गया था और 1968 में इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन ये 6% कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और आज भी 6% इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। एजुकेशन पॉलिसी आती ज़रूर है, 2020 में भी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई है, लेकिन ये कब इम्प्लीमेंट होगी, ये कब इसके ऊपर कब काम किया जाएगा और ये बेसिकली कितना सफल हो पाता है, यही सारी चीज़ें प्रॉब्लम ये बेसिकली यही है जो बेसिकली लूप होल्स है, और इसमें थोड़े बहुत गवर्नमेंट को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि टीचर्स अपॉइंट तो किए जाते थे, लेकिन टीचर्स के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती थी ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके और उन्हें समझा सके। तो जिसके वजह से डीएस कोठारी कमीशन ने ये प्रपोज़ल रखा कि पहले टीचर्स को एजुकेट किया जाना चाहिए और उन्हें एजुकेट करने के लिए इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, और इसके बाद फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में ये चीज़ें ऐड की गई और फिर बहुत सारे शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। पांचवा जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन दिया जा सके। एग्रीकल्चर एजुकेशन से रिलेटेड यही था कि उस वक्त तक भारत कृषि प्रधान देश था और आज भी है, क्योंकि आज भी भारत पूर्ण रूप से खेती के ऊपर ही निर्भर है। अगर खेती ही नहीं होगी तो फिर आधा से ज़्यादा भारतीय तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। आते दिन हम न्यूज़ सुनते रहते हैं कि किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो बेसिकली शुरू से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है। तो उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो प्राथमिक क्षेत्र था, यानी कि प्राइमरी सेक्टर था, वो एग्रीकल्चर ही था। तो जिसकी वजह से खेती को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उसकी पैदावार किस तरह से बढ़ाई जा सकती है और उसे पैदावार को किस तरह से बचाया जा सकता है, फसल को ख़राब होने से किस तरह से बचाया जा सकता है और उन्हें किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा दामों पर बेचा जा सकता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर एजुकेशन में शामिल की गई ताकि इंडिया का जो जीडीपी है वो बढ़ाया जा सके। खैर जीडीपी की तो बात ही मत करो, 2020 में तो जीडीपी की हालत ऐसा जैसे फटे हुए बनियान का होता है। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल एजुकेशन की बात करें तो जिस तरह से अंग्रेज़ों ने इंजीनियर्स की शुरुआत की थी, उस तरह से
भारत भी चाहता था कि इंडियंस भी इंजीनियर बने और इंडिया का नाम रोशन किया जा सके। जो छठा है वो है साइंस एंड रिसर्च एजुकेशन इक्वलाइजेशन। वो चाहते थे कि विज्ञान और अनुसंधान दोनों एजुकेशन के बीच एक समन्वय या फिर सामान्यता या फिर बैलेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि साइंस ज़्यादा हो गया और रिसर्च कम हो गए, या फिर रिसर्च ज़्यादा हो गया साइंस कम हो गया। इस चीज़ के लिए उन्होंने इक्वलाइजेशन का प्रपोजल दिया था। ठीक है। इन सारी चीज़ों के अलावा जो सातवां है वो बेसिकली चीप एंड बेटर बुक्स प्रोवाइड किए जानी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि किताबों की कीमत इतनी ज़्यादा रख दी जाए ताकि सिर्फ और सिर्फ अमीर बच्चे खरीद सकें और गरीब बच्चे वैसे ही अनएजुकेटेड रह जाएं। आज भी फ़िलहाल कुछ ऐसी सिचुएशन है कि अमीर अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ पाते हैं, गरीब बच्चे तो बेसिकली सिर्फ स्कूल ज़रूर जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर ऑटो ड्राइवर या फिर कोई ऐड होने लगते हैं या फिर दुकान पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसी के लिए उस टाइम के हिसाब से चीप बुक्स प्रोवाइड की जानी चाहिए। दूसरी तरफ बुक्स की जो क्वालिटी हो वो अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ बुक्स के अंदर जो क्वांटिटी होती है, जो नॉलेज की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बुक सस्ते बहुत हैं, लेकिन बुक के अंदर कुछ वैसा है ही नहीं है, कुछ वैसा मटेरियल ही नहीं है जाकि जिसको पढ़ करके बच्चे अपने देश को उन्नति की तरफ बढ़ा सकें। तो बस कुठारी कमीशन में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योरसेल्फ, वन डे यू विल बी सक्सेस।